नमस्कार। आज हम कर रहे हैं नाभिय जीवा। तो देखिए नाभिय जीवा में हमें करना है कि सांख्यिक के ध्रुवीय समीकरण का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना कि सांख्यिक में अर्ध नाभिलंब नाभिय जीवाओं के सिरों की नाभि से बीजगणितीय दूरियों का ऋणात्मक माध्य होता है। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले सांख्यिक के ध्रुवीय समीकरण का प्रयोग करते हुए, तो सांख्यिक का ध्रुवीय समीकरण हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। तो सांख्यिक का ध्रुवीय समीकरण, सांख्यिक का ध्रुवीय समीकरण, तो सांख्यिक का जो ध्रुवीय समीकरण है जानते हैं हम लोग क्या हुआ करता है भाई, L बटा R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब सिद्ध करना है कि सांख्यिक में जो अर्ध नाभिलंब है ये नाभिय जीवाओं के सिरों की, तो एक बार तो देखिए मैं सांख्यिक बना देता हूँ। यहाँ सपोज ये सांख्यिक अपने पास में और ये इसकी नाभि है S। ठीक है, अब पढ़ो, देखो। तो अर्ध नाभिलंब जो कि L होता है नाभिय जीवाओं के सिरों की, तो देखो एक नाभिय जीवा बना देते हैं अपन। ये लीजिएगा, ये एक नाभिय जीवा है P S P डैश, है ना। तो अपने को सिद्ध करना है कि नाभिय जीवाओं के सिरों की नाभि से बीजगणितीय दूरियों का ऋणात्मक माध्य होता है, यानी कि अर्ध नाभिलंब यानी कि जो स्मॉल l है वो इस सिरों की नाभि से दूरी क्या हो गई SP और SP डैश। तो हमें सिद्ध करना है कि जो L है वो SP और SP डैश का ऋणात्मक माध्य होता है। तो देखिएगा, ऐसा प्रूव करने के लिए मान लिया कि P का सदिश कोण अल्फा है। तो माना एक बार तो P S P डैश एक नाभिय जीवा है, P S P डैश एक नाभिय जीवा है। माना P S P डैश एक नाभिय जीवा है जिसमें बिंदु P का सदिश कोण अल्फा है, जिसमें बिंदु P का सदिश कोण अल्फा है, इसलिए P डैश का सदिश कोण पाई प्लस अल्फा होगा। इसलिए P डैश का सदिश कोण पाई प्लस अल्फा है। तो P का सदिश कोण जब अल्फा है तो P डैश का सदिश कोण पाई प्लस अल्फा है, इसलिए हम P और P डैश के ध्रुवीय निर्देशांक लिख देंगे। इसलिए P तथा P डैश के ध्रुवीय निर्देशांक क्रमशः क्या क्या होंगे, देखो। एक तो हो जाएगा SP अल्फा और दूसरा हो जाएगा SP डैश पाई प्लस अल्फा। भाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, SP की दूरी वो SP लिख दी, P की S से दूरी, और सदिश कोण अल्फा है, P डैश की S से दूरी है SP डैश, और सदिश कोण पाई प्लस अल्फा हो जाएगा ना इसका। भाई अल्फा तो ये है, और P डैश के लिए देखेंगे तो ये पूरा कोण देखेंगे तो पाई तो ये हो जाएगा, अल्फा ये टोटल पाई प्लस अल्फा आपके पास में बन जाएगा। अब चूंकि जो P और P डैश है दोनों सांख्यिक के ऊपर स्थित है, तो चूंकि P तथा P डैश सांख्यिक के ऊपर स्थित है, P तथा P डैश सांख्यिक के ऊपर स्थित है। अब सांख्यिक के ऊपर स्थित है इसलिए सांख्यिक के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो वैल्यू पुट करिएगा सांख्यिक के समीकरण में। सांख्यिक के समीकरण में वैल्यू पुट करने पर देखिए क्या बनता है। तो देखते हैं, देखो। पहला बिंदु P जब सांख्यिक के समीकरण को संतुष्ट करेगा तब ये हो जाएगा L बटा R। R का मतलब हो गया यहाँ पर SP इक्वल टू
1 प्लस ई कॉस थीटा का मतलब हो गया यहाँ अल्फा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दूसरा बिंदु जब पी डैश इसको संतुष्ट करेगा तो आ जाएगा एल बटा एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस अल्फा, देन एल बटा एस पी डैश इक्वल टू 1 और कोस पाई प्लस अल्फा यानी माइनस कोस अल्फा, तो देगा 1 माइनस ई कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब 2 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे। तो 2 प्लस 3 से 2 और 3 को जोड़ने पर देखिए क्या बनेगा, एल बटा एस पी प्लस एल बटा एस पी डैश इक्वल टू, हाँ भाई 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ई कॉस अल्फा पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा एस पी प्लस 1 बटा एस पी डैश ये बराबर हो जाएगा 2 बटा एल के, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्धनाभिलंब है एल ये एस पी और एस पी डैश का हरात्मक मध्य है, इसलिए अर्धनाभिलंब एल, इसलिए अर्धनाभिलंब एल एस पी तथा एस पी डैश का हरात्मक मध्य है, एल एस पी तथा एस पी डैश का हरात्मक मध्य है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सहायक वृत्त ऑक्सिलरी सर्किल। देखते सहायक वृत्त होता क्या, देखिएगा दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। लिख देता हूं डेफिनेशन एक बार, दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष को, दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर, दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। खींचा गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। अब देखिएगा दीर्घ वृत्त का जो ध्रुवीय समीकरण होता है वो इस प्रकार से होता है, दीर्घ वृत्त का ध्रुवीय समीकरण ये आपके पास में होता है भाई एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और ई लेस देन क्या होता है 1, दीर्घ वृत्त के लिए ई लेस देन 1 होता है। तो ये दीर्घ वृत्त का ध्रुवीय समीकरण आपके पास में एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और इसमें ई लेस देन 1 होता है। अब देखो ये जो समीकरण है, ये समीकरण जो होता है इसमें दीर्घ वृत्त इस प्रकार का होता है, इसका जो केंद्र है वो तो ध्रुव पर होता है, और दीर्घ अक्ष जो होता है ये इस एक्स अक्ष पर या प्रारंभिक रेखा पर होता है। इसका मतलब अब इस दीर्घ अक्ष को जो व्यास मान करके वृत्त बनाया जाएगा, तो वो जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र ध्रुव होगा और त्रिज्या इस दीर्घ अक्ष के बराबर होगी, इसलिए इसका ध्रुवीय समीकरण जो होगा वृत्त का, सहायक वृत्त का, ये हो जाएगा आर इक्वल टू ए। इसलिए सहायक वृत्त का ध्रुवीय समीकरण आर इक्वल टू ए। आर इक्वल टू ए क्यों होगा, देखो भाई अगर ये त्रिज्या ए हो, केंद्र 0 0 हो, तो इसका कार्तीय समीकरण आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अब ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने के लिए आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर क्या होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर इक्वल टू ए। ये अपने पास में आ गया सहायक वृत्त का ध्रुवीय समीकरण। तो अब अपने पास में संकल्प एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा का आलेखन करना।
तो देखिए इस अंकों का आलेखन हम लोग करेंगे अब। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम r को ज्ञात करते हैं। तो r इक्वल टू आपके पास में आ जाता है l बटा 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बार तो हम जांच करते हैं कि जो संकल्प है प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है या नहीं। उसकी जांच कैसे करेंगे देखिएगा भाई, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर, अगर थीटा के स्थान पर माइनस थीटा करें तब भी r इक्वल टू एल बटा 1 प्लस ई कोस थीटा ही रहेगा, यानी कि r का मान परिवर्तित रहता है। तो थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर r का मान अपरिवर्तित रहता है, r का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर r का जो मान है ये अपरिवर्तित रहता है। अब पहली कंडीशन, यदि e इक्वल टू 0, अब अगर e को 0 कर दिया जाए तब आपके पास में r इक्वल टू आ जाएगा l, r इक्वल टू l। ये जो समीकरण है l यहाँ पर अचर राशि अचर है, तो ये आपके पास में एक वृत्त का समीकरण हो गया जिसका केंद्र ध्रुव है और त्रिज्या l है। तो ये एक वृत्त है। दूसरी कंडीशन की बात करें हम, यदि इक्वल टू 1, अगर ए का वैल्यू 1 कर दिया जाए तब देखिए r इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो r इक्वल टू जाएगा 1 प्लस एल बटा 1 प्लस ई का वैल्यू 1 कर दिया कोस थीटा, r इक्वल टू आ गया एल बटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिएगा ये और इक्वल टू 1 होगा तो परिभाषा अनुसार जो संख्या है वो क्या होगा आपके पास में, एक दीर्घवृत्त सॉरी परवलय। परिभाषा अनुसार संकव एक परवलय है, संकव एक परवलय है जिसकी आकृति जो होती है परवलय इस प्रकार से हुआ करता है। ये आपका परवलय होता है, ये इसकी क्या है परवलय की नाभि जो कि ध्रुव पर है। अब देखिए परवलय का ये जो समीकरण है किस प्रकार से प्राप्त होता है आपको देखते हैं एक बार। अब ये परवलय इस प्रकार से कैसे प्राप्त होगा आपको यहाँ से देखो भाई, सबसे पहले हम थीटा का मान अगर 0 कर दें, यदि थीटा इक्वल टू क्या कर दिया जाए 0, तो थीटा का मान जैसे ही 0 कर देंगे तो r का मान क्या जाएगा आपके पास में cos 0 1 हो जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा l/2। तो थीटा को जब 0 किया तो r आ गया l/2, तो यानी कि बिंदु A का ध्रुवीय निर्देशांक आपको मिल गया। यहाँ पर r का मान तो आ गया l/2 और थीटा का मान क्या आ गया आपके पास में 0। तो ये जो परवलय का शीर्ष है इसका निर्देशांक आपको मिल जाएगा आपका। इसके बाद में अब जैसे जैसे हम लोग थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ाएंगे, अब थीटा का मान जब 0 से 90 डिग्री तक बढ़ेगा तो cos थीटा का मान घटेगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो cos थीटा का मान घटेगा। और जब cos थीटा का मान घटेगा तो r का मान बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा देखो, थीटा इक्वल टू 0 पर तो l/2 आ गया, और थीटा का मान जैसे ही π/2 करेंगे तो r का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, cos π/2 0 होता है तो r इक्वल टू आ जाएगा l यहाँ, तो थीटा तो π/2 और r का मान l, तो इस नाभिलंब का निर्देशांक आपको मिल गया l π/2। अब देखिएगा थीटा का मान बढ़ रहा था, थीटा का मान बढ़ने का मतलब तो वक्र ऊपर की ओर बढ़ेगा ना, ऐसे, क्योंकि थीटा बढ़ने का मतलब ऐसे होता है ना, वक्र ऊपर की ओर बढ़ेगा। और इसके अलावा r का जो मान है वो भी बढ़ रहा था, r का मान बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस ऐसे जो दूरी है वक्र की वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, इसलिए वक्र ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। 90 के बाद की अगर हम बात करें तो थीटा का मान जैसे 90 से 180 डिग्री तक बढ़ाएंगे अपन तो cos थीटा का मान घटेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं π/2 पर cos π/2 का मान 0 होता है और cos π का मान -1 होता है।
तो 90 से 180 के बीच में cos थीटा का मान घटेगा, और cos थीटा का मान घटेगा इसका मतलब r का मान बढ़ेगा। तो r का मान बढ़ता जाता है, और कहां तक बढ़ेगा? cos पाई का मान जो होता है -1, तो l बटा 0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी, यानी cos थीटा r का जो मान है वो अनंत तक जाता है। ठीक है, तो r का मान अनंत तक जाएगा। उसके बाद की जब बात करेंगे आप लोग 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच की अगर हम बात करें, तो 180 डिग्री पर आपने देख लिया, उसके बाद में हम 270 पर देखते हैं। तो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जब थीटा का मान बढ़ाते हैं तो उसमें cos थीटा का मान घटता है, सॉरी बढ़ता है। अब cos थीटा का मान बढ़ता है, इसका मतलब r का मान अब क्या होगा? घटेगा। तो r का मान जैसे जैसे घटेगा, इसका मतलब ये जो वक्र अनंत से इधर आएगा इसके पास में, और थीटा का मान जैसे 270 कर देंगे तो r का जो मान है वो l आ जाएगा, क्योंकि cos 270 का मान 0 होता है, तो r का मान l आ जाएगा। तो इस बिंदु का नाभिलंब का जो दूसरा सिरा है l डैश बोल सकते हैं अपन इसको, l डैश कर दिया हमने, तो इसका निर्देशांक आपको मिल जाएगा। r का मान तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? l, और थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 3π/2। इसके बाद में अगर हम देखें तो 270 से 360 तक हम जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे तो cos थीटा का मान भी बढ़ेगा, और 270 पर तो r का मान l हो गया, और इसका जो मान है 360 पर cos 360 का मान 1 होगा, तो r का मान आ जाएगा l बटा 2। तो r का जो मान है ये l से l बटा 2 तक घटता जाएगा, और r का मान l बटा 2 तक 360 l बटा 2, यानी वापस से क्या मिल जाएगा आपको? बिंदु A। इस प्रकार से आपको ये परवलय की आकृति प्राप्त होती है। इसके बाद में तीसरी कंडीशन हम लोग करते हैं, थर्ड कंडीशन, यदि e लेस देन 1 और e लेस देन 1 है तो परिभाषा अनुसार संकव जो है ये एक दीर्घवृत्त होगा। परिभाषा अनुसार संकव एक दीर्घवृत्त है। इस प्रकार से दीर्घवृत्त हो जाता है जब e लेस देन 1 होता है, तो ठीक है ना। और नेक्स्ट चौथी कंडीशन की अगर हम बात करें तो चौथी कंडीशन देखते हैं क्या बनेगी। चौथी कंडीशन है आपके पास में कि यदि e ग्रेटर देन 1 और e ग्रेटर देन 1 है तो संकव एक अतिपरवलय होता है। तब संकव एक अतिपरवलय है, जिसकी आकृति जो है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये हमने कर दी ध्रुवीय रूप में संकव का आलेखन।